विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के लिए कुछ सवाल मैं आपको कुछ सवाल यहाँ पर बुक से बता देता हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको ध्यान से समझिएगा और संभवतः टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण 9 को तो बता दिया था, है ना। पेज नंबर है 45, इसका उदाहरण नंबर 9। और उसी के बाद ये जो संख्या, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्नावली में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे प्रश्नावली 2 का, यानी कि ये पेज नंबर 3 का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है कि किसी भी विधि से हल कीजिए, चाहे आप विलोपन से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन से हल कीजिए, वो उसका आंसर है। स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। यहाँ पर प्रश्नावली 2 को मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। यहाँ पर आपको क्लियरली आपको बताया जाएगा प्रश्नावली 2, ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है। इससे बोर्ड एग्जाम में तो कंफर्म है प्रश्न आता है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों में से किसी एक प्रश्न को दिया जाता है, वो भी बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके कोर्स में एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत 2 विधियां आती है, एक तो है प्रतिस्थापन और दूसरा विलोपन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन और विलोपन, इन दोनों विधियों को आप अच्छे से देखिए। बोर्ड एग्जाम में आपको अधिकतर जो है एग्जाम्पल के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत एग्जाम्पल के प्रश्नों को भी क्लियर कराते चलूंगा। और ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा, जिसमें आप टिक करेंगे बुक में, और उसको टिक करने के बाद आप उसको हल करने का कोशिश करेंगे। और संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो बताऊंगा वो सब पूरे प्रश्नावली को कवर करने के साथ साथ एग्जाम्पल को भी। प्रश्नावली 2 को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वो जो एग्जाम्पल है मैं इन्हीं दोनों के आधार पर बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि प्रतिस्थापन विधि में किसी 2 समीकरण दिया होता है, जिसमें से एक का मान आप निकालते हैं, x और y अगर दिया है तो x का मान निकाल लिए या फिर y का मान निकाल लिए, और उस मान को आप दूसरे समीकरण में रखते हैं। फिर उसका जो मान आता है वो आप x या y में से किसी एक को निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी मान को प्रतिस्थापित किया जाता है और दूसरे चर को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ पर 2 समीकरण आपको जब मिलेगा तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे या किसी संख्या से गुना करेंगे, और उसको हम कैंसिल करने का कोशिश करेंगे किसी एक चर को। समझ में आया? इसके बाद इसमें हम एक चर को विलोपित करने के बाद दूसरा चर जब आपको मिल जाएगा तो उसी के माध्यम से आपको ये पहला चर जो है प्राप्त हो जाता है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 9, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं। यहाँ पर उनके सिर की संख्या 35 है, ठीक है, तथा उनके पैर, टोटल पैर जो है कितने हैं, 98 हैं। तो खरगोश और पक्षी दोनों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों में ही तो आपके दैनिक जीवन में जो है इसका यूज होगा ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 9 है। यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे, तो खरगोश की संख्या को आप सबसे पहले मानेंगे x और पक्षी की संख्या को मानेंगे y। तो आपके प्रश्न में 2 वाक्य हैं, उन दोनों वाक्य का 2 समीकरण आप बना लीजिएगा। पहला समीकरण क्या है प्रश्न के अनुसार, खरगोश और पक्षी के सिर की संख्या कितनी है, 35। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x + y बराबर 35। पहला जो वाक्य लिखा हुआ है उसका समीकरण ये बन गया। इस समीकरण को आप मान सकते हो फर्स्ट, ठीक। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या लिखा हुआ है, उनके पैरों की संख्या है 98। अर्थात आप कैसे कर सकते हो, देखिए खरगोश और पक्षी दोनों का तो सिर एक ही होगा ना, इसीलिए यहाँ पर एक x और एक y बराबर 35 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब हम दूसरे वाक्य में जाते हैं, जिनके कुल, ये हो गया ना, दूसरे वाक्य में जाते हैं, उनके पैरों की संख्या कितने हैं, 98।
तो यहां पर देख लीजिए खरगोश के कितने पैर होंगे, खरगोश के 4 पैर होगा, ठीक है। तो 4 का x से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि खरगोश की संख्या कितना है x, तो 4x, एक खरगोश का 4 पैर होगा ना, इसीलिए 4x। ध्यान, दूसरा क्या हो जाएगा, पक्षी, तो पक्षी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 98, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए कि ये किस तरह से होगा, ये समीकरण 1 तो आपको मिल गया है, इसको निकालने के लिए कैसे करोगे आप, ये समीकरण 2 बनाएंगे आप, लेकिन इसके पहले आप, है ना, इसको और आगे हल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें कॉमन निकल रहा है, 4, 2 और 98, इस सब में 2 कॉमन है, तो 2 को आप बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या बचेगा, x प्लस ये 2x हो जाएगा ना, 2x प्लस y इज इक्वल टू 98, ठीक। यहां पर से अब ये जो 2x प्लस y है, ठीक है, ये तो अपना सेम टू सेम लिख दिए, कोष्टक को हटाकर, ये जो 2 है इधर प्रतिस्थापित होगा, तो ये हो जाएगा 98/2, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिला क्या, 2x प्लस y, ये वाला सेम टू सेम लिख दिए, 98 और 2 को हम डिवाइड करते हैं, 98 को 2 से, तो कितना आता है यहाँ पर, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये 18 हो गया, 2 दुनिया 18, यानी कि यहाँ पर हो गया 49, ठीक। ये आ गया आपका समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, कि किसी एक चर के मान को पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी रूप में। तो यहाँ पर हम किसी को निकाल रहे हैं, y के मान को हम ज्ञात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, y 49 माइनस, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2, आप दोनों को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, तो y के वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं, यही है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आप यहाँ लिख सकते हैं y के मान को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x, ये वाला x प्लस y, y का मान क्या है, y का वैल्यू है 49 माइनस 2x इज इक्वल टू 35। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपको x के मान मिल जाएंगे, ठीक है। तो x के मान जब मिल जाते हैं तो आप पहला या दूसरा समीकरण दोनों में से किसी एक को रखकर, एक में रखकर y का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, x प्लस 49 माइनस 2x कितना हो गया ना, तो माइनस 2x प्लस x करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस x, समझ गए, यानी कि 2 रुपये आपके पास उधारी है, 1 रुपया उसमें जमा कर दिए, तो 1 रुपया उधारी ही बचा ना, इसीलिए माइनस x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 49, ये वाला 49 इज इक्वल टू 35, ये क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है अभी, तो माइनस x इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पर है, ये इक्वल टू भी अपनी जगह पर है, 35 भी अपनी जगह पर है, ये जो 49 है वो प्लस है, उस पर जाकर जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 49 को 35 से माइनस करेंगे तो 9 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4, ठीक, 9 में 5 घटाएंगे 4, और फिर 4 में 1 घटा देंगे कितना बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आया, जो कि किसका मान है, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 14, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आया, 14, x का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, x बराबर कितना आया, 14, तो 14 जब आया है तो इस x के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आपको आंसर आएगा, किसका आंसर आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का मान खरगोश है 14 और y का मान अभी आने वाला है, देख लीजिए। तो यहाँ पर x के मान, x के जो वैल्यू है समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं,
ठीक है, x के वैल्यू को। तो यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 14, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस और y का तो वैल्यू हमें निकालना है अभी, इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए y का वैल्यू फाइंड करना है, तो 35 ये माइनस होकर उधर चला जाएगा 14, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 35 में 14 को माइनस कितना आएगा 21। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि y का जो मान है वो कितना है 21 और x का जो मान है वो कितना आया 14। तो आप कर सकते हो, लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः खरगोश की संख्या कितनी है 14 और पक्षी की संख्या है 21। तो ये समझ में आया होगा। आप दोनों को जोड़कर देख सकते हैं, इनके सिर की संख्या 35 होगा और पैर की संख्या कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसके मान को ज्ञात करते हैं, जो कि प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत आती है। इसके लिए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में भी दोस्तों अब देखते हैं विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिमिनेशन। यानी कि कोई दो समीकरण आपको मिलेगा और दोनों समीकरण को ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे या किसी निश्चित संख्या का गुणा या भाग करेंगे, तो उसको आप एक चर को कैंसिल करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तथा यहाँ पर और भी दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग कितना है 3 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज तो उसका होना चाहिए कि संख्याएं जो है बनती कैसे है। वो जो मैं बता रहा हूँ इकाई और दहाई वाला जो होता है ना, यूनिट और टेन वाला, तो उसका आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से उसको समझने का कोशिश करते हैं विलोपन विधि को, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप क्या मानोगे, दो अंकों वाली संख्या लीजिए, दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक आप y मानते हैं, ठीक है। इकाई अंक आपने क्या माना y, तो उसका जैसे ये इकाई अंक क्या हो गया y, तो ये जो दहाई अंक है वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तब जो दहाई अंक है वो हो जाएगा, उसके साथ x मानते हैं। मान लो इकाई अंक y है और दहाई अंक x मानते हैं, तो उस x के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो दहाई में है, 10 दहाई बोलते हैं, तो यहाँ पर 10 का x के साथ गुना होगा। समझ गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संख्या कैसे बनेगी, तब संख्या क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 10x घन y, ये एक हमारा संख्या बन गया, इकाई का और दहाई का, ठीक है। जैसे आप 12 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या होगा, 10 प्लस 2 होगा ना, तो वैसे ये है 10 प्लस 2। इसी तरह से ये है ना, फार्मूला एक प्रकार से मान सकते हैं। तो ये हो गया संख्या। तो संख्या हमारा क्या बन जाएगा, 10x प्लस y, ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं उस वाक्य की ओर जिसको हमें सॉल्व करना है। दो अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, ये दो अंक वाली एक संख्या है, इसका 7 गुना, ठीक। आप यहां पर प्रश्न के अनुसार लिख सकते हो, प्रश्न के अनुसार आप क्या लिख सकते हो। पहला वाक्य आप देखिए, संख्या का 7 गुना, यानी कि इस संख्या का 7 गुना, तो आप ऐसा लिखेंगे 7 गुना किसका, इस संख्या का, तो 10x घन y, ठीक। अंकों को यहां से बोलो ना, अंकों को पलटने पर, इस अंक को पलट देंगे तो क्या होगा, दहाई जो है इकाई में आएगा और इकाई जो है दहाई में चला जाएगा, जो है इकाई का अंक बन गया। ये समझ गए, ये इकाई का अंक बन गया और ये दहाई का अंक बन गया। तो लेकिन जब ये दहाई का अंक बना तो इसके साथ में क्या गुना होगा, 10 का गुना होगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, पलट देने पर बना है। तो पलटने पर 4 गुने के बराबर है, अर्थात ये 4 पलट दिए और ये 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ पर ये दो समीकरण आपको मिला
और दोनों के बीच में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य में खुद लिखा हुआ है 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है ना। संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो ये बराबर में हम समीकरण बस स्थापित करना थोड़ा सा वो होता है। यहाँ पर समीकरण स्थापित ये हो गया। इसके बाद बाकी पूरा सरल है। देखिए कैसे हल होगा। 7 का गुना 10x से कितना हो जाएगा 70x, धन का धन और 7 का y से गुना 7y हो गया बराबर 4 का 10 से गुना 40 और y का y प्लस का प्लस और 4 का गुना x से कितना हो जाएगा 4x। ये समझ आया होगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। इन सबको एक तरफ लेने का है ना, लेते हैं सबको। तो ये क्या हो जाएगा 70x, ये x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 7y, ये दिख रहा है 7y, ये 40y लिखा हुआ है प्लस में है वो इधर आकर क्या हो जाएगा -40y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। पक्षांतर करने पर ये ऐसा हुआ है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 70 में हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 में हम 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 66x। क्लियर? इन दोनों को घटाने से प्लस का प्लस, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये प्लस लगाए हैं वो रिप्लेस होने वाला है कैसे, ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में ऋणात्मक लगा है और इन दोनों में जब क्रिया करना है तो यहाँ का चिन्ह क्या होगा ऋण होगा। तो -40 और 7 यानी कि 40 रुपये उधारी है, 7 रुपया क्या कर दिए जमा कर दिए। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 और 3y, समझ गए, इज इक्वल टू 0। हटाकर देख सकते हैं 40 में 7 35, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 33 और 66 ये दोनों में एक उभयनिष्ठ संख्या है। कौन सा? ये 33 इसमें भी है, 33 इसमें भी है। उभयनिष्ठ निकाल लो यहाँ पर, इस तरह से लिख सकते हो आप 33 उभयनिष्ठ निकालने पर, ठीक। अब इसके बाद देखिए 33 को आप बाहर निकाल दिए इन दोनों से, तो यहाँ क्या बचा 2 बचा और x बचा, ठीक। माइनस का माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 33 तो बाहर निकल गया, क्या बचा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, ये जो 2x माइनस y है बराबर 0, ये जो 33 है उसको हम ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 0 मल्टीप्लाई के रूप में अगर जो होता है और ट्रांसफर करते हैं तो वो भाग के रूप में आ जाता है। 3 हो गया, तो ये 0/3 यानी कि किसी भी संख्या 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा, समझ रहे हैं। ये क्या कर देंगे आप, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाने के बाद आप यहाँ पर देखिए, आपने ये पहला वाक्य जो दिया था उसको हल कर लिया ना। अब आप प्रश्न पर फिर चले जाइए, तथा संख्या के अंकों का योग कितना है 3 है। संख्या के अंकों का योग कितना है 3 है। तो आपने क्या माना x धन y है ना के अंकों का योग, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 होगा। तो आप इसको क्या मानोगे समीकरण 2, समझ गए। तो सॉरी समीकरण इसको 2 मानेंगे ना, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहीं पर देखिए विलोपन विधि को ध्यान से समझिए। 2 समीकरण आपको मिल गया। अब आप इन दोनों समीकरण को देखना है, डिसाइड करना है कि हमें सिर्फ एक चर रखना है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण में देखिए y और y कैंसिल हो सकता है अगर हम इन दोनों समीकरण को ऐड कर दे, जोड़े तब, ठीक है। y और y कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, ठीक। इसी तरह से आप अन्य ऑपरेशन भी कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से वहां पर होता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए दोनों को हम जब जोड़ते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड,
दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो कैसे होगा देख लीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे भी लिख लीजिए, x यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इनको क्या करना है बोला गया था, जोड़ना है, ठीक है, यहां पर प्लस करना है, तो यहां पर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस माइनस में है प्लस में है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 0 लिख सकते हैं। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 3 आया। आपको एक चर का मान मिल रहा है, कौन सा, x इज इक्वल टू ये 3, x इज इक्वल टू 3। ये जो 3 है वो ट्रांसफर होगा उधर, तो गुणा के रूप में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, x का मान कितना आया, 1। अब यहां पर देखिए, इसी x के थ्रू आप समीकरण 1 में चाहे मान रखें चाहे 2 में मान रखें, y का मान आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों में x और y उपस्थित है। तो यहाँ पर हम किसी में भी रख दे, समीकरण 1 या 2 में, आप स्वतंत्र हैं, तो हम किस में रख देते हैं, ये छोटा समीकरण है, इसलिए कोशिश यही करिएगा कि जिसमें ज्यादा जोड़ना घटाना ना पड़े उस समीकरण में आप रखोगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, इसको देखिए ना, 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, ठीक। उसके बाद y का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू 3 है, ये 1 को ट्रांसफर करेंगे 3 की तरफ, -1, तो y इज इक्वल टू 3 में 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2। तो x इज इक्वल टू 1 आया, जो कि क्या है, दहाई अंक है, और y इज इक्वल टू क्या आया, 2 आया, जो कि इकाई अंक है। तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या कुल मिलाकर हमारा बनेगा 12, ठीक है। अतः वह संख्या होगी 12, ठीक है। दहाई का इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 1 है। क्लियर हो गया होगा। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि को अच्छे से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यही जो है सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ये तो हुआ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के लिए कुछ सवाल। मैं आपको कुछ सवाल यहाँ पर बुक से बता देता हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझिएगा और संभवतः टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण 9 को तो बता दिया था, है ना, पेज नंबर है 45, इसका उदाहरण नंबर 9, और उसी के बाद ये जो संख्या, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर है 15 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको भी आप लोग देखेंगे, ये पूछा गया है कई बार, ये 51 नंबर के पेज में है। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 15, जो कि 51 नंबर पेज में है, इसको भी आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से। अब चलिए दोस्तों, हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली में आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे प्रश्नावली 2 का, यानी कि ये पेज नंबर है 55, है ना, पेज नंबर 55 में प्रश्नावली 2 है। तो इस प्रश्नावली 2 में यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया गया है कि किसी भी विधि से हल कीजिए, चाहे आप विलोपन से हल कीजिए चाहे प्रतिस्थापन से हल कीजिए, वो उसका आंसर आएगा। बस आपको सेम इन्हीं 2